नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आजकल देश में 3 शब्द वायरल हो रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और इसी के इर्द गिर्द राजनीतिक रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी लपक लिया, और उसके बाद सरसंघचालक मोहन भागवत भी इसी नारे को आगे बढ़ाते दिखे। विपक्षी खेमे से पलटवार भी हुआ है। अखिलेश यादव कहते हैं जुटेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और महाराष्ट्र में भी इसकी बात हो रही है, इसकी बात उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। यह हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर से सर उबारती दिखाई दे रही है क्या? इसमें 2024 के लोकसभा नतीजों की क्या कुछ गूंज भी सुनाई देती है, और आने की राजनीति कैसे होने वाली है उसकी एक बानगी भी दिखती है क्या? इसी पर आज चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ गए हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैसी साहब, ये बटेंगे तो कटेंगे, इन 3 शब्दों की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। इन शब्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल करना शुरू किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने सही कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने, अब आरएसएस के सरसंघचालक ने भी यही ज़बान में बोलना शुरू कर दिया। मगर हम ये भूल रहे हैं कि ठोक देंगे बुलडोज़र भी बीजेपी ने शुरू किया था, और ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि रिपीटेडली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। हमारा मानना है कि देश कैसे मजबूत होगा? देश मजबूत होगा जब यूनिटी होगी और इंसाफ होगा। बगैर इंसाफ के यूनिटी कैसे होगी? अगर आपके प्रशासन में आप वहाँ पर किसी को ले जाकर एनकाउंटर करते हैं और बगैर कानूनन ड्यू प्रोसेस फॉलो करे आप ले जाकर बुलडोज़र से घरों को तोड़ देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं, तो फिर ये तो कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं आप? अगर कोई शख्स और ये बात अति उत्साही शख्स ओवैसी साहब अगर झंडा बदल देता है, झंडा बदलने की सजा क्या गोली होती है कि जान से मार दिया जाए किसी को? आप क्योंकि बहराइच में जो दंगा हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा, क्या झंडा उतारने की सजा गोली मारना हो सकती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी भी शहरी को, सिटीज़न को किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, मगर किसी की, मिश्रा साहब की जान ले ली गई, वो कत्ल है, मर्डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसका बदला अगर प्रशासन ये कहकर लेती है कि उस मुकाम से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर ले जाकर यहाँ पर हथियार छुपाए गए, ये नेपाल जाने वाले थे, और फिर पैर पर गोली मारकर एक वीडियो निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुमने भागने की कोशिश की, हमसे गलती हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मिश्रा साहब को इन लोगों ने मारा है तो कोर्ट किस लिए है? आप सज़ा दिलवाइए ना उन लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाइए BNSS में। आप कौन रोक रहा है आपको? मगर उसके बजाय आप सिर्फ इंस्टेंट जस्टिस, आप चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें, तो फिर कोर्ट किस लिए है? जज किस लिए है? कानून किस लिए है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना ये तो फिर अगर कोई सरकार अगर बंदूक से इंसाफ करेगी, गोली से इंसाफ करेगी, तो फिर संविधान गया भाड़ में, BNS गया कचरे की कुंडी में, तो फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा। ये तो रूल बाय गन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा इसमें। पर बटेंगे तो कटेंगे, आप इसको बुलडोजर एक्शन से, उस पर मैं आगे और तफसील से आपके साथ बात करने वाला हूं, उसे आप जोड़ देते हैं कि ये जी हिंदू लामबंदी है। अगर आप, और अभी आज मैं इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था आपका बयान कि भाई महाराष्ट्र में आप देखिए आदिवासियों का नेता है, दलितों का नेता है, किसानों के नेता हैं,
मराठों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो पाता? आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें या ना दें, पर अपना एक नेता तो चुन लें। आप भी तो मुसलमान लामबंदी की बात करते हैं, तो हिंदुओं को अगर कोई लामबंद कर रहा है वो कैसे गलत कर रहा है? अगर आप मुसलमानों को लामबंद करके उनकी आवाज बनने की बात करते हैं वो जायज है, तो ये जायज क्यों नहीं है? सर, मैं आपको आंकड़े देता हूं और आप डिसाइड कर लीजिए, आपके सुनने वाले डिसाइड कर लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमान 12% हैं। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ 2.5% मुस्लिम एमपीज महाराष्ट्र से हुए हैं। असेंबली में 2014 में 9 जीत कर आए, यानी सिर्फ 3% है 288 एमएलएस का। मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने ख्वाब देखा था, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं जीत रहा है? इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन है जिम्मेदार इसका? आज महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील को 2024 के चुनाव में सबने मिलकर हराया। 15 साल के बाद एक मुस्लिम एमपी 2019 में जीता। कर्नाटका इतना बड़ा प्रदेश है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि भाई, जब आंकड़े आते हैं ओबीसी के एमपीज भारत के लोकसभा में अपर कास्ट के बराबर हो जाते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। भाई, आप जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कैसे कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी में मुसलमान को जीतने नहीं देते। आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए, या वोट बैंक, जो भी बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी मजबूत उस वक्त होगी कि अगर ठाकुरों का नेता योगी है, ब्राह्मणों का नेता है, नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता मराठों का शरद पवार नहीं है, जरांगे पाटिल है। मैं सलाम करता हूं उनको। ओबीसी के नेता हैं, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर जहां पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 1938 को चले जाते हैं। अच्छा भाई, आप टिकट भी नहीं देते, ना आप जिता पाते हैं, तो क्या करें मुसलमान? सिर्फ हमारा हाल तो यह है कि हम सिर्फ बैंड बाजे की पार्टी बन चुके हैं। और जब दूल्हे की बारात एक और किसी पहलू जगह है, पर जहां पर शादी हो रही है, आप तो वहां सबसे पर खत्म हो जाता है। प्रभावशाली, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत आवाज हैं मुसलमान कौम के लिए। लेकिन क्या आपकी राजनीति, आपकी रणनीति की एक बड़ी दिक्कत यह हो गई है, एक संदेश कुछ ऐसा जा रहा है जमहूरियत में लोगों के बीच, खास मुसलमानों के बीच, कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। क्या यह एक परेशानी है? तो नहीं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं जब कभी परेशान होता हूं, उस परेशानी को जमीन और आसमान के खालिक अल्लाह के हवाले कर देता हूं। अब आप बताइए, हरियाणा हम नहीं लड़े, कैसे जीत गई बीजेपी? हम नहीं लड़े हरियाणा, कैसे जीत गए बीजेपी? महाराष्ट्र में मैं सिर्फ एक लोकसभा की सीट लड़ा इम्तियाज जलील के लिए, हमारे पार्टी के लिए। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराओ, कोई जीते, बीजेपी जीत जाए, शिंदे जीत जाए, फडणवीस जीता, नहीं, इम्तियाज जलील ना जीते। कर्नाटका में मैं नहीं लड़ा, कोई मुसलमान नहीं जीता। मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर कि मैं कर्नाटका लड़ूं या में ना लड़ूं, आप नहीं मगर लड़े मेरे तो लड़ने से कांग्रेस इनको जीतती है। और क्या आप एक कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। कहां जी? महाराष्ट्र में आपने हैदराबाद के बाद सबसे पहले अपनी एक तरह से मौजूदगी दर्ज कराई थी, लेकिन जिस महाराष्ट्र में 44 उम्मीदवार आपने 2019 में खड़े किए थे विधानसभा चुनाव में, और 2014 में भी 24 किए, इस बार आप सिर्फ 14 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। यह कॉस्ट करेक्शन हो रही है क्या? अब ये ऐसा है ना कि मुसलमान अगर एक बीवी रखता है शादी में, तो सब परेशान हो जाते हैं, एक ही बीवी, जबकि आरएसएस, बीजेपी, मुस्लिम दुश्मन कहते हैं तुम्हारे 4-4, तुम लोग 2-2 बार तलाक दे देते हो। तो यही हाल हमारा है। कम सीट लड़े तो क्यों कम लड़ रहे, ज्यादा लड़े तो भाई तुम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हम अगर सीट लड़ते हैं तो अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के लिहाज से लड़ते हैं। अब मैं क्या देखते रहूं कि भाई ये कोई नाराज होगा, नहीं होगा? मेरी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, हमने डिसाइड किया कि नहीं, आप बीजेपी को फायदा नहीं होने देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। विधानसभा चुनाव में
देखिए सर, मैं जहां जहां मैं लड़ा हूं अब तक और फ्यूचर में लड़ूंगा, मैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता हूं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी को रोक नहीं पा रही है, उनसे कोई सवाल ही नहीं करता ना कि भाई हरियाणा में कैसे बीजेपी जीत गई, जबकि हरियाणा में जो मुस्लिम आबादी है वो चंद जिलों तक सीमित है। वो दक्षिण का जो इलाका है, नूह, फिरोजपुर, झिरका, तावड़ू, वहां तक ही सीमित हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, चलिए वहां पर तो फिर दूसरे जो इलाके जाटों के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, दलितों के हैं, बिंड के हैं, पाल के हैं, वहां पर कैसे हार गए दूसरे पार्टी के लोग? इसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं उसका। आप बताइए कितने बड़े बड़े प्रदेशों की मिसाल दे दूं। अच्छा, आज जो भारत की पार्लियामेंट में जितने मुसलमान जीत कर आए हैं, सिर्फ 2 एमपीज को छोड़कर, एक आपकी गाजीपुर और दूसरा तमिलनाडु की, बाकी के सब तो उन पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए जहां पर मुसलमान 35% के ज्यादा हैं। तो इन पार्टीज का क्या रोल रहा बताइए, जो क्लेम करते हैं? तो राजनीति के प्रजातंत्र के हाशिए पर धकेला जा रहा है मुसलमानों को। तो महाराष्ट्र में जरा एक चीज साफ कर दीजिए, फर्ज कीजिए ओवैसी साहब, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है या किसी के समर्थन की जरूरत होती है, महायुति या महाविकास अघाड़ी, किसे आप समर्थन देंगे? हम हरगिज हमारी स्ट्रेटेजी यही है, मैंने ऐलान भी किया है, अनाउंस किया है कि हमारा पहला स्ट्रैटेजी यह है कि जहां हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं उनको कामयाब किया जाए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार ना बने। ये तो मैं ओपनली कह चुका हूं, आप महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने को तैयार हैं? मेरे 5 एमएलए जीत कर, पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने को तैयार हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो? सुनिए, शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार दोबारा ना बने, जब नतीजे आ जाएंगे आप मुझे बुला लीजिए आपके प्रोग्राम में। भाई बिहार में हमारे 5 एमएलए जीते थे, वहां पर इलेक्शन हुआ स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, तो हमारे पार्टी के 5 एमएलए, जिसको उन 3 गद्दारों को बाद में तेजस्वी और लालू यादव ने खरीद लिया, उन्होंने तो उनके खिलाफ वोट दिया ना, ताईद में वोट दिया लालू के उम्मीदवार के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? 2014 से लेकर 2024 के पिछले पार्लियामेंट सेशन तक हर बिल में मैंने, इम्तियाज जलील ने, बीजेपी के हर कानून के खिलाफ हमने वोट दिया। यूएपीए का गंदा कानून बना दिया गया तो किसने सपोर्ट किया बीजेपी को बताइए? हमने उसका अपोज किया। आरटीआई का बिल लाया, हमने अपोज किया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का, मैंने उस बिल को फाड़ा पार्लियामेंट में। ट्रिपल तलाक का हमने उसको, अरे रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इससे बढ़कर और क्या होगा? तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो हर बार ये देखिए, ये जो सवाल हमसे किया जाता है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा डिग्रेडिंग सवाल है कि ऐसा होगा तो आप करेंगे नहीं करेंगे। अरे भाई आप हरा दीजिए ना उनको, कौन रोक रहा आपको? हम तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए ना कभी देंगे। समंदर के 2 किनारे एक कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं वेयर यू कमिंग फ्रॉम ओवैसी साहब, पर एक दिलचस्प राजनीति भी हो रही है। महाराष्ट्र के ही जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं। वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, उसकी सरकार है, और चुनाव से ठीक पहले जो मदरसों में शिक्षक हैं उनकी पगार, उनकी तनख्वाहें 8,000 से 18,000, 6 से 16,000 कर दी गई। ये चेंज ऑफ हार्ट है या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? देखिए, जो जहरीला सांप होता है ना, उसका जहर मजेदार नहीं होता, उसका जहर जहर ही होता है। और वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। वही सरकार है जिसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड का जो चेयरमैन है, जिसने कहा कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकालो, दूसरे मदरसे में डालो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मदरसा बोर्ड के जो पैसे आपने सेंट्रल बजट में उसको क्या कर दिया, मूंगफली के बराबर कर दिया आपने, इतना कम कर दिया उसको। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, और आपकी पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से जो धर्म संसद के नाम पर गंदगी, जहर फैलाया गया है, जहां पर कहा गया कि महिलाओं का रेप कर दिया जाए,
इन्हीं की सरकार में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो शिंदे चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनके साथ हूं। तो ये सब देखिए जहर है, ये और कुछ नहीं है। जहर है और कुछ नहीं है, पर इस जहर में भी आप सेलेक्टिव राजनीति करते हैं क्या? महाराष्ट्र में 288 में से 14 उम्मीदवार आप उतार रहे हैं, 5%, उससे भी थोड़ा कम। और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं 9 सीटों पर, उसमें 3 कुंदरकी, गाजियाबाद और मीरापुर में आप उम्मीदवार उतार देते हैं। यहां तो आप अखिलेश का नुकसान करेंगे। सर सुनिए सर, उत्तर प्रदेश में 3 सीट लड़ रहे हैं। कुंदरकी में हमारा चेयरमैन था, उसको बीजेपी ने जो भी है क्या किया, जादू किया नहीं मालूम, बेचारा वो डर के मारे उनको जाना पड़ा। हम कुंदरकी लड़े, वहां पर उपचुनाव है। अच्छा हम अलायंस क्यों नहीं करता हमसे? हम क्यों तो नहीं हुई? मैं ये उसी सवाल पर आने वाला था। आप तो अलायंस ही नहीं अखिलेश और आपकी बातचीत नहीं हुई, आप अलायंस नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आते हैं आप? जब आप कह रहे हैं किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर, बल्कि किसी भी नहीं, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने इस बात को पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव से करीब 1-1.5 महीना पहले हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के और शरद पवार साहब को, कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट और शरद पवार साहब को लेटर लिखा कि हमको साथ लीजिए, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। इससे बढ़ के और क्या करूं मैं? और क्या कर सकता हूं मैं? जाके भीख तो नहीं मांग सकता ना, वो मेरी फितरत में नहीं है। अब और क्या, अब जो अगर ये सुनेंगे समझेंगे तो उनकी बात है, नहीं सुनेंगे तो मुझे तो मेरे 2 एमएलए हैं महाराष्ट्र में। कुंदरकी में मेरा चेयरमैन रहा है जो अब चला जा चुका है। मेरे वहां पर कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीत कर आते हैं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा? मैं एनजीओ बन जाऊं और थैला लेके फिरूं, ज्ञान देते तो एकला चलो का ही राग अलापते रहेंगे, अकेले ही लड़ते रहेंगे। अब लड़ाई एक और मोर्चा आपने खोल दिया है कि भाई सरकार जो संशोधन बिल ला रही है वक्फ बोर्ड का, कि उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होने चाहिए, 2 सदस्यों की बात की जा रही है। तो आप सवाल उठा देते हैं भाई तिरुमला बोर्ड में तो सारे हिंदू हैं, हमारे वक्फ बोर्ड में क्यों मुस्लिम आ रहे हैं? पर यह अकेली आवाज साबित हो जाती है क्या? तो सुनवाई नहीं होगी। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बहन पल्लवी पटेल है। हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अब रहा सवाल अकेले चलने का, तो सर अकेले तो चलना पड़ेगा ना, क्यों हम अपने आप को रोक लेंगे? अब रहा सवाल इस जो प्रपोज वक्फ बिल के बारे में, सर आप समझिए हमारी बात को कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे के पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया कि अब यह कह दिया कि सिर्फ 4 मुसलमान रहेंगे, 11 टोटल मेंबर में से 4 मुसलमान रहेंगे, 2 मैंडेटरी है, नॉन मुस्लिम होना, 6 हो गए। अब बचे 5 और पूरे नॉमिनेटेड होंगे। अब तक इलेक्शन हो रहा था 95 एक्ट में, एमएलए कैटेगरीज में, एमपी कैटेगरी में और बार काउंसिल में। नरेंद्र मोदी के बिल कह रहा है कि अब इसको वो कर देंगे नॉमिनेटेड। तो यानी 11 में से तो पूरे बीजेपी 7 के 7 नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 1 यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो होंगे, उसमें से आप कह रहे हैं कि 4 मुसलमान होंगे, 2 तो मैंडेटरी नॉन मुस्लिम है, बाकी आप नॉमिनेट कर देंगे, यानी आप नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर देंगे। और तरफे तमाशा यह है कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कर्नाटका चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, तमिलनाडु का एक्ट, आंध्रा का एक्ट, तेलंगाना का, उड़ीसा का। यहां पर तो कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक हिंदू रहना चाहिए, ट्रस्टीज हिंदू रहना चाहिए। अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ देता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हमारे हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़ा वो उनके लिए मरकज है। वहां के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कहते हैं कि एम्प्लॉइज भी हिंदू होने चाहिए। ट्रस्टीज मेंबर्स तो 24 हैं जो पूरे हिंदू हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो हिंदू धार्मिक स्थान है वहां पर हिंदू हो, जो मुस्लिम जहां पर जगह है वहां पर मुसलमान होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं?
दखल अंदाजी ना हो, हिंदू वहां पर हिंदू कर्मचारी हैं तो ठीक है, यहां पर नहीं, मुसलमान नहीं। होने चाहिए। मेरा बोलना यह है कि आर्टिकल 26 भारत के संविधान में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को देता है। 26 का ए पढ़ लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस। बी देख लीजिए, मैनेज इन ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। और पैरिटी ये डिमांड करती है कि जब इन जगहों पर हिंदू धर्म के जो आस्थाने हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं, वहां पर हिंदू धर्म के लोग होंगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या मालूम कैसे चलाया जाए, एडमिनिस्टर कैसा कराया जाए। यहां पर आप वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं? वो फेयर पॉइंट है, पर क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? दैट्स अ फेयर पॉइंट ओवैसी साहब, लेकिन क्या आप ये बात नहीं मानेंगे कि वक्फ बोर्ड का, उस कानून का बेजा इस्तेमाल भी होता है? हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे भी किए बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के लोग, या वक्फ बोर्ड के नाम पर। क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है? मैं आपको हमारे तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी दिखा देता हूं। मैं आपको आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा देता हूं, ओडिशा के स्टेटमेंट दिखा देता हूं, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी करप्शन हो रहा है। जो बिल लाया गया है संदीप साहब, वो करप्शन दूर करने के लिए नहीं लाया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके देखने वालों को। अभी 95 एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचता है तो 95 का एक्ट कहता है कि 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 6 महीने और बेलेबल करते हैं उसको। आप कौन वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा रहा है? कौन करप्शन को बढ़ावा दे रहा है? कौन करप्ट को जेल भिजाना चाहता है? एक ही मिसाल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से मिसालें दे सकता हूं। तो ये धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी। जी ओवैसी साहब, एक दो सवाल का वक्त और बचा है। जो ये मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है, आप कह रहे हैं संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, वैलिड पॉइंट आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 ए का आपने हवाला भी दिया। लेकिन अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, बुलडोजर अगर चलता है क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो देश को बुलडोजर के आधार पर चलाना चाहते हैं, सबको बुलडोज करना चाहते हैं, संविधान के आधार पर नहीं चलाना चाहते। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों के खिलाफ आप और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। आप अगर घर तोड़ना चाह रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन भी करना पड़ा है। आप एक देखिए, एक मजाक बन चुका है कि एक इलाके में, गांव में 25 घर हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं, वो अवैध बन जाते हैं, बाकी 22 घर लीगल हैं। पूना की मिसाल दे रहा हूं आपको। सुबह 4 बजे से लोग रो रहे थे, आज से 20 दिन पहले। 5000 घर हैं वहां पर, सिर्फ एक मस्जिद मदरसा है, उसको तोड़ दिया आपने, बाकी लीगल हो गए। ये कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप तो रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, समुदाय के नाम पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, नोटिस नहीं देते आप। मगर जुर्म यह है कि मुसलमान है, जुर्म यह है कि मस्जिद है, जुर्म यह है कि वहां पर कोई कुछ हो गया है तो आप तोड़ देते हैं। ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते? नोटिस क्यों नहीं देते आप? अच्छा, जिन बच्चों को गोली मारी आपने बहरेच में, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि सर हमारा घर मत तोड़ने लगाइए, रुकवाइए उसको। क्या आपको लगता है कि हमने अतीत से कुछ नहीं सीखा? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते 200 साल तक 200 गोरे आए थे, हम पर राज किया, हुकूमत की, देश को भी बांटकर वो चले गए। आज हम जो बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं, और ये कटेंगे शब्द भी क्या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है? एक सवाल तो यही, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। और क्या दरअसल हिंदू मुसलमान के हिसाब से ही वो चश्मा ही हम पहने रखेंगे तो देश बटेगा? देश नहीं बटना चाहिए, समुदाय या धर्म बटने की बात वो अपने आप में गैर जरूरी हो जाती है। ओवैसी साहब, देखिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी इस शेर के जरिए देना चाह रहा हूं कि बर्बादी गुलिस्तान के लिए एक उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? इस देश में कोई रिलीजन खतरे में नहीं है,
इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को है कि अगर हम जो अफीम चटा रहे हैं मजहब की, अगर वो नहीं चटाएंगे तो वही देश की जनता हमसे उठ खड़े होकर पूछेगी नौकरी कहां है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो अफीम चटा रहे हैं कि इसी में उसको मिलाते रहो, यही बताते रहो और असली मुद्दों से आप भागते रहो। ये इनका मकसद है। इसीलिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर दिया कि मुसलमानों के पास 5.5 लाख एकड़। सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 11 एंडोमेंट टेंपल्स को मिला लिया जाए तेलंगाना के साथ तो 11 लाख एकड़ हैं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। मगर देश के हिंदुओं को क्या मैसेज दिया गया? 5.5 लाख एकड़ मुल्ला जी के पास है। तो ये तो डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों पर इस देश की जनता कभी बात ही ना करे। और मुसलमानों का तो जहर फैला दिया गया, मुसलमानों को डराया जाए, इनकी वजह से सब प्रॉब्लम है। देखे, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन अवैसी, बेबाकी से आपने राय रखी अपनी, हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन देश के लिए भी ये 3 शब्द ये कितने दिन गूंजते हैं और इसी के आधार पर राजनीति चलेगी भी क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने तो सिर्फ बीजेपी पर यह पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन ताली क्या एक हाथ से ही बजती है? या धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी हर राजनीतिक दल करता है, अपने अपने वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, तो बांटा जा रहा है। जोड़ा भी जाएगा क्या, इसका हमें इंतजार रहेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।